Hello everyone, you're welcome to MediMastery. My name is Sapna Singh and today we are going to complete homeostasis and its regulation. This is the most important topic of human anatomy and physiology. The subject code is BP101T. Let's start the topic. What is homeostasis? Before going to this topic, we should know the difference between homeostasis and hemostasis. Homeostasis, it's the body ability to maintain the stable environment, and hemostasis, it's the mechanism which start the blood coagulation. होम्योस्टेसिस में आप लोग क्या डिस्कस करते हैं कि ऐसी कोई मैकेनिज्म जो हमारे बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को कंट्रोल रखे, मेंटेन रखे और स्टेबल रखे एज पर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बट अगर हम हीमोस्टेसिस की बात करें तो उसमें हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। हीमोस्टेसिस हमारी एक ब्लड कोएगुलेशन मैकेनिज्म है जो 3 फेजेज में कंप्लीट हो रही थी, वैसोस्पास्म, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन एंड थर्ड इज द ब्लड कोएगुलेशन। जो ब्लड कोएगुलेशन था वो भी हमारा 3 पाथवे में कंप्लीट हो रहा था। फर्स्ट था आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिनेज, सेकेंड था आपका कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिनेज टू प्रोथ्रोम्बिन एंड थर्ड था आपका कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन। जो आपका फर्स्ट मैकेनिज्म था फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिनेज वो भी कंप्लीट हो रहा था आपका 2 पाथवे में, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सटेंसिक पाथवे। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आने वाला है होम्योस्टेसिस एंड हीमोस्टेसिस में, होम्योस्टेसिस में हम बात करेंगे बॉडी के इंटरनल पैरामीटर्स एंड हीमोस्टेसिस में हमने बात किया था ब्लड कोएगुलेशन या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो आई थिंक ये कन्फ्यूजन तो आप सबको क्लियर हो गया होगा। आइए डिस्कस करते हैं होम्योस्टेसिस। व्हाट इज होम्योस्टेसिस? होम्योस्टेसिस इज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बॉडी। इन अदर लैंग्वेज यू कैन से कीपिंग एवरीथिंग इन बैलेंस, या फिर आप बोल सकते हो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कीप द बॉडीज इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट। मीन्स हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को कैसे कांस्टेंट किया जाता है, कैसे स्टेबल किया जाता है, और जिस मैकेनिज्म के थ्रू स्टेबल किया जाता है दैट इज नोन एज होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस refers to the body's ability to maintain stable internal conditions despite external changes। होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी की एबिलिटीज है जो बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करती है, स्टेबल करती है, जबकि हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो हमारे बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करती है। फॉर एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पे आने वाला है आपका बॉडी टेम्परेचर, ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड ब्लड पीएच। आइए डिस्कस करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस, it is the Greek word that will divide into 2 parts. First is the homeo and second is the stasis. Homeo means sameness and stasis means standing still, means continuously same या एक जैसा रहने वाला प्रोसेस है आपका होम्योस्टेसिस। जब किसी भी इंटरनल इन्वायरमेंट को एक जैसा मेंटेन किया जाता है दैट इज द होम्योस्टेसिस। डेफिनेशंस की बात करें तो इट इज़ द डायनामिक स्टेट ऑफ बैलेंस। ये एक बॉडी का डायनामिक स्टेट है जो चेंजेस करता है। किस में चेंजेस करता है? इंटरनल इन्वायरमेंट में एज पर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। डायनामिक स्टेट मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनामिक स्टेट? इट इज द कंटिन्यूसली, आप बोल सकते हैं एक गतिशील प्रोसेस है या जो हमारे बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबल रखता है। कंपोजिशन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट की बात करें तो उसमें आपका वाटर बैलेंस है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, एसिड वेट बैलेंस है। ये सारे कंपोजिशंस को ऐसी एक स्टेट है जो टाइटली कंट्रोल्ड रखती है और वो उसको कांस्टेंट रखती है। जो ये इंटरनल इन्वायरमेंट को या कंपोजिशन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट को जो भी स्टेट कांस्टेंट रखती है दैट स्टेट इज नोन एज होम्योस्टेसिस। तो अगर होम्योस्टेसिस की बात करें तो क्या है? दिस इज द एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी विच कंट्रोल एंड रेगुलेट द इंटरनल कंडीशंस इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मीन्स हमारी बॉडी की एक ऐसी एबिलिटी है
जो हमारे बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है, स्टेबल करती है। किसके अकॉर्डिंग करती है? जैसे हमारे बॉडी में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से रिस्पॉन्स रिसीव होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये हमारे बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट, इंटरनल पैरामीटर्स को कंट्रोल करती है, स्टेबल करती है। दिस इज डन बाय द वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ये कई सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू कंट्रोल की जाती है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। होम्योस्टेसिस, अगर वर्ड की बात करें तो होम्योस्टेसिस मीन्स अनचेंजिंग, बट एक्चुअली अगर हम बात करें तो इसका मतलब है कि ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो इट डिस्क्राइब ए डायनामिक इवर चेंजिंग सिचुएशन केप्ट विद इन द नैरो लिमिट्स। आपकी बॉडी में हर एक पैरामीटर्स की एक स्टैंडर्ड लिमिट मेंटेन है। लाइक आप बीपी के ले लो, ब्लड प्रेशर का एक नॉर्मल जो आपकी रेंज है 120 टू 80, सिस्टोलिक 120 एंड डायस्टोलिक आपका 80 mmHg की एक नॉर्मल स्टैंडर्ड लिमिट मेंटेन है। अब अगर बीपी आपका बहुत ज़्यादा लो जाता है या बहुत ज़्यादा हाई जाता है, तो होम्योस्टेसिस क्या करता है, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स, ऐसे आप बोल दो हार्मोन्स वगैरह रिलीज करता है, जो वो हमारी बॉडी की ब्लड वेसल्स को क्या कर देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हाई है बीपी तो ब्लड वेसल्स को क्या कर देगा, डायलेट कर देगा, जिसकी वजह से बीपी क्या हो जाएगा, रिड्यूस होने लगेगा और जो आपकी स्टैंडर्ड रेंज है वहाँ पे आके स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं इंटरनल इन्वायरमेंट के लिए। तो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस इन इंटरनल इन्वायरमेंट, वो आपके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो चेंजेस होते हैं, जिनमें वाटर इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन है, पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड्स है। जो पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड्स है वो बॉडी में टू टाइप्स का स्टोर रहता है, आईसीएफ एंड ईसीएफ, इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। थर्ड बात करते हैं दैट इज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। फोर्थ इज द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन ब्लड टिश्यू। आपकी बॉडी में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी मेंटेन करता है होम्योस्टेसिस। टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टेम्परेचर बॉडी जो आपका 30 डिग्री सेल्सियस है उसको भी मेंटेन करता है, ना तो बहुत ज़्यादा लो जा सकता है ना तो बहुत ज़्यादा हाई जा सकता है। अगर जाता है तो होम्योस्टेसिस उसको रेगुलेट करके एक स्टेबल जो आपकी स्टैंडर्ड रेंज है वहाँ पे लाके स्टेबल करती है। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड लेवल। आइए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं इसका, रेगुलेशन ऑफ होम्योस्टेसिस। मींस होम्योस्टेसिस कैसे रेगुलेट होता है। तो प्रॉपर फंस अगर होम्योस्टेसिस को प्रॉपर फंक्शनिंग करवाना है, प्रॉपर रेगुलेट कराना है, तो हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट कंट्रोल्ड होने चाहिए, टाइटली कंट्रोल्ड होने चाहिए। मीन्स हम बात कर लेते हैं द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी सेल्स डिपेंड्स अपॉन द रेगुलेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है, ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है दैट इज फिल्ड बिटवीन द टू cells या inside the cells is known as interstitial fluid, जिसको आप internal environment भी बोल सकते हैं। homeostasis is the body may disturb due to the changes in external environment। homeostasis आपकी बॉडी में कब डिस्टर्ब हो सकती है, जब हमारी बॉडी का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है अगर उसमें चेंजेस होता है तो इसकी वजह से ये डिस्टर्ब हो सकती है। वो जो चेंजेस होने वाले हैं वो किस टाइप के होने वाले हैं, हो सकता है इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है वेदर की वजह से, या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन, आपने बहुत ज़्यादा रनिंग कर ली है, या आप बहुत ज़्यादा हिल स्टेशन पे चले गए हैं जहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल आपका डाउन जा रहा है, जिसकी वजह से होम्योस्टेसिस आपका अल्टर या चेंज या डिस्टर्ब हो सकता है। It is also disturbed due to the changes in internal environment like increase in BP or decrease in blood glucose level। इंटरनल इन्वायरमेंट की बात करें तो इंटरनल इन्वायरमेंट में आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर अप डाउन होता है तब भी होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब होती है, और बीपी भी अगर अप डाउन होता है तो होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब होती है। और ऑल्सो डिस्टर्ब बाय द, या फिर कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, लाइक आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया जिसकी वजह से आपका बीपी अप डाउन होने लगा, इमोशनल स्ट्रेस है, या फिर आप कहीं जॉब कर रहे हैं वहाँ पे वर्क प्रेशर इस टाइप का है जिसकी वजह से आपका बीपी अप डाउन होता है, जिसकी वजह से आपका टोटली होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब होता है।
नेक्स्ट बात करते हैं ऐसे कौन से दो सिस्टम हैं जो मेनली इन्वॉल्व होते हैं होम्योस्टेसिस को रेगुलेट करने में। तो हमारी बॉडी में मोस्ट इंपॉर्टेंट टू सिस्टम है, फर्स्ट वन इज नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड इज द एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमारी बॉडी में सिग्नल्स को जनरेट करता है, नर्व न्यूरॉन के थ्रू इम्पल्स को वन टू अदर न्यूरॉन सेंड करता है और बॉडी के ओवरऑल एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है, हमारी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज करता है और बॉडी की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। तो नर्वस सिस्टम कैसे वर्क करता है, जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, एंड एंडोक्राइन सिस्टम कैसे वर्क करता है, रिलीज ऑफ हार्मोन्स। अब बात करते हैं होम्योस्टेसिस की क्या इंपॉर्टेंस है। होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये हमारी बॉडी की सेल की प्रॉपर फंक्शनिंग, टिश्यू एंड ऑर्गन्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड बात करते हैं तो ये हमारी बॉडी के इंटरस्टिशियल फ्लूइड को या सेल के इन्वायरमेंट को रेगुलेट करता है। थर्ड बात करते हैं तो ये डिलीवरी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट को इंश्योर करता है कि प्रॉपर अमाउंट में इनकी डिलीवरी और वेस्टेज भी होना चाहिए। एंड लास्ट, इट्स प्रिवेंट द डैमेज फ्रॉम द इंटरनल इम्बैलेंस। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज द फीडबैक सिस्टम। यहाँ पे जो हम फीडबैक सिस्टम की बात करेंगे तो वो दो टाइप्स का फीडबैक होने वाला है। फर्स्ट विल बी नेगेटिव फीडबैक एंड सेकेंड विल बी द पॉजिटिव फीडबैक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, बट यहाँ पे हम दोनों डिस्कस करने वाले हैं। फीडबैक सिस्टम स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी कंडीशंस है या ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जो मेजरली इन्वॉल्व होते हैं इनटू द फीडबैक सिस्टम। तो व्हाट इज द फीडबैक सिस्टम, डेफिनेशंस ऑफ फीडबैक सिस्टम की अगर बात करते हैं, दिस इज द series of events in which the conditions of the body change, evaluated, monitored and re-evaluated and re-monitored। फीडबैक सिस्टम क्या है, ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है जिसमें जो कंडीशंस, हमारी बॉडी की जो कंडीशंस है अगर वो चेंज हो रही है तो उसको चेंजेस को देखता है, रीवॉल्यूएट करता है, मॉनिटर्ड करता है एंड उसको रीमॉनिटर्ड करके फिर उसको नॉर्मलाइज करता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट से पहले एक वर्ड है यहाँ पे स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है कि हमारी बॉडी में कोई भी चेंजेज होते हैं तो जो वो चेंजेज हो रहे हैं वो चेंजेज आपका अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है, मतलब वो रिड्यूस कंडीशंस भी हो सकती है और इंक्रीज कंडीशंस भी हो सकती है। तो जो भी पैरामीटर्स अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, लेकिन जिसकी वजह से जा रहा है, दैट विल बी द स्टिमुलस। तो एनी फैक्टर्स विच changes a controlled conditions is known as stimulus। तो स्टिमुलस क्या करेगा, हमारी बॉडी की कंडीशंस को, मतलब ऐसा कोई फैक्टर जो जो इंटरनल इन्वायरमेंट की कंडीशंस में को ऑल्टर करेगा, चेंज करेगा, या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे मेजर कंपोनेंट्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं फीडबैक सिस्टम में। तो फर्स्ट है रिसेप्टर, सेकेंड इज द कंट्रोल सेंटर एंड थर्ड इज द इफेक्टर। रिसेप्टर्स क्या है आपके, दिस इज द स्पेशल स्ट्रक्चर्स दैट्स आर प्रेजेंट इनटू द सरफेस ऑफ द बॉडी या सरफेस ऑफ द सेल्स दैट मॉनिटर द चेंजेस। जो हमारी बॉडी में अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो उसको मॉनिटर करते हैं, सेंस करते हैं इन कंट्रोल्ड कंडीशंस, और जो सीरीज ऑफ इनपुट्स हैं वो मूव फॉरवर्ड करते हैं कंट्रोल सेंटर की तरफ। मीन्स रिसेप्टर क्या है, आपकी बॉडी में प्रेजेंट एक सरफेस स्ट्रक्चर्स है, स्पेशल सरफेस स्ट्रक्चर्स है जो हमारी बॉडी के कंट्रोल कंडीशंस में अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो उसको मॉनिटर करते हैं और उन चेंजेस के अकॉर्डिंग वो इम्पल्स को या मैसेज को सेंड करते हैं कंट्रोल सेंटर में। कंट्रोल सेंटर क्या है आपका, एक आप बोल सकते हो कि ये आपका कंट्रोल सेंटर ब्रेन है। ब्रेन क्या करता है, जो सिग्नल्स हैं जो रिसीव हुए हैं कहाँ से, रिसेप्टर से, उसको रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद ब्रेन में आपके हर एक पैरामीटर्स की एक स्टैंडर्ड रेंज ऑलरेडी सेट है, तो उस रेंज से वो मॉनिटर करता है कि मतलब क्या हुआ है, कैसे चेंजेस है, इंक्रीज जा रहा है या डिक्रीज जा रहा है। उसके अकॉर्डिंग फिर वो उसको इवोल्यूएट करता है, इंटीग्रेट करता है और आउटपुट कमांड देता है आपके इफेक्टर ऑर्गन को।
तो कंट्रोल सेंटर रिसीव और सेट्स द वैल्यू ऑफ मेंटेनिंग कंडीशंस, इट इवैल्यूएट द इनपुट रिसीव्ड फ्रॉम द रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स से जो सिग्नल्स रिसीव हुए हैं उसको इवैल्यूएट करेगा और आउटपुट जनरेट करेगा, कमांड देगा किसको, इफेक्टर ऑर्गन को। इफेक्टर ऑर्गन क्या करता है, जो आपकी टारगेट साइट है, मतलब जो टारगेट ऑर्गन है वहां पे जाके ये आउटपुट देगा, कमांड देगा। एनी ऑर्गन और बॉडी स्ट्रक्चर्स विच रिसीव आउटपुट फ्रॉम द control center and produce a response or effect. This effect alter the controlled conditions. अब ये जो इफेक्टर ऑर्गन क्या करेगा कि अगर वो कंडीशंस इंक्रीज थी, बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स हाई जा रहा था, तो इफेक्टर ऑर्गन आपके बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस करेगा और उसको डिक्रीज करके नॉर्मलाइज करेगा। अगर वो पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो रहा था, लो जा रहा था, तो इफेक्टर ऑर्गन क्या करेगा, कुछ ऐसे चेंजेस करेगा जिसकी वजह से उसको इंक्रीज करके आपके उस कंडीशंस को नॉर्मलाइज करेगा। स्टिमुलस आपको पहले ही हमने डिस्कस किया है क्या है, ये एक ऐसा फैक्टर्स है जो हमारी बॉडी में चेंजेस करेगा या बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंजेस करेगा। वो चेंजेस कैसा भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो यहाँ पे फ्लो चार्ट में देखते हैं स्टिमुलस ने क्या किया, हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट्स में चेंजेस किए, या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। वो जो इंटरनल कंडीशंस है वो क्या हो सकता है, या तो बीपी इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है, बॉडी टेम्परेचर या आपका इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये चेंजेस हुए, तो चेंजेस होने के बाद रिसेप्टर्स आपका एक्टिवेट हुआ, रिसेप्टर्स ने सेंस किया कि किस टाइप के चेंजेस हुए। अब रिसेप्टर इनपुट देगा किसको, कंट्रोल सेंटर, जो कि है आपका ब्रेन। कंट्रोल से ब्रेन ने क्या किया, इनपुट लिया कहाँ से, रिसेप्टर से। अब ब्रेन उसको क्या करेगा, इवैल्यूएट करेगा, एनालाइज करेगा, इंटीग्रेट करेगा और कमांड देगा, आउटपुट देगा किसको, इफेक्टर ऑर्गन को। इफेक्टर ऑर्गन क्या है आपका, जो ऑर्गन होगा जो एक डिजायर्ड इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा। मतलब अगर बीपी आपका हाई जा रहा है तो इफेक्टर ऑर्गन, यहाँ पे ब्लड वेसल्स होने वाले हैं, वो ब्लड वेसल्स इफेक्टर ऑर्गन क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा, वैसोडाइलेशन करेगा और बीपी आपका डाउन होगा, लास्ट में वो नॉर्मलाइज होगा, मीन्स स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल से देख ले लेते हैं, स्टिमुलस ने क्या करेगा, स्टिमुलस आपकी बॉडी में चेंजेस करेगा। जो बॉडी का आपका, सपोज करो फॉर एग्जांपल लेते हैं बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, बट होता क्या है, स्टिमुलस ने क्या किया कि आपके बॉडी टेम्परेचर को 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ पे रिसेप्टर्स, जिसको हम सेंसर बात कर रहे हैं, वो क्या करेगा, लाइक जो आपके नर्व सेल्स हैं विद एंडिंग द स्किन एंड ब्रेन, जो रिसेप्टर्स हैं आपके यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उसने क्या किया, कंट्रोल सेंटर जो आपका ब्रेन है वहाँ पे रिस्पॉन्स किया। ब्रेन ने क्या किया, इसको रेगुलेट किया, एनालाइज किया और जो आपके इफेक्टर ऑर्गन है वो है आपके स्वेटिंग ग्लैंड, वहाँ पे कमांड दी कि अब आपको स्वेटिंग रिलीज करनी है। पसीना आपने देखा होगा, फिर पसीना आना स्टार्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर आपका डाउन जाता है। अब ये जो मैकेनिज्म है, दिस इज द निगेटिव फीडबैक सिस्टम। हम बात करते हैं होम्योस्टेसिस कैसे कंट्रोल होता है, जो अभी हमने डिस्कस किया, सेम उसी को फ्लो चार्ट में या डायग्राम फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्या है, ये आपका स्टिमुलस है जो क्या प्रोड्यूस करेगा, आपकी बॉडी में चेंजेस करेगा। वो चेंजेस कैसे होंगे, मतलब या तो हाई होगा या तो लो होगा। तो ये वाली जो स्टेट है होम्योस्टेसिस, यहाँ पे देखो डायग्राम से पता चल रहा है कि फिलहाल क्या हुआ कि ये एक स्टेबल कंडीशन है, बट स्टिमुलस ने क्या किया, इसको अनस्टेबल कर दिया, इम्बैलेंस कर दिया इस पैरामीटर्स में। इम्बैलेंस क्या कर दिया, या तो इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया या इसको बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया। तो चेंजेस जो होंगे वो डिटेक्ट होंगे किसके थ्रू, वाया द रिसेप्टर्स। अब रिसेप्टर इंफॉर्मेशन देगा किसको, कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर किसको आउटपुट देगा, इफेक्टर ऑर्गन को। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेंट अलोंग इफरेंट पाथवे।
इफेक्टर ऑर्गन ने क्या किया, होम्योस्टेसिस इफेक्टर ऑर्गन ने क्या किया, रिस्पॉन्स ऑफ इफेक्टर फीडबैक टू इन्फ्लुएंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टिमुलस एंड रिटर्न वेरिएबल टू होम्योस्टेसिस। अब आपका इफेक्टर ऑर्गन डिजायर्ड जो जिस तरह का इफेक्ट आपका या जिस तरह का इम्बैलेंस हुआ था उसको मेंटेन करने के लिए जिस तरह से रिस्पॉन्स चाहिए होगा वो इफेक्टर ऑर्गन प्रोड्यूस करेगा। तो अगर होम्योस्टेसिस की बात करें तो क्या है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन बायोलॉजिकल सिस्टम वेयर द सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस tends to maintain the balance of survival. The regulation takes place as a defined internal environment. नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर्स रेगुलेट इन द होम्योस्टेसिस। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो होम्योस्टेसिस को रेगुलेट करते हैं, वो है आपका वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, पीएच लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल। ऑलरेडी हम लोग ये सारे फैक्टर्स डिस्कस कर चुके हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर एंड वेस्ट रिमूवल। बात करते हैं स्टार्टिंग में क्या होता है, हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। होम्योस्टेसिस कैसे रेगुलेट करती है या कैसे मेंटेन करती है हमारी बॉडी टेम्परेचर को या इंटरनल एनवायरनमेंट को, उसकी बात करते हैं। तो होता क्या है कि जब हमारे बॉडी स्टार्टिंग में अभी क्या है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है। बॉडी टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा डाउन जाने लगता है जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी बॉडी की ब्लड वेसल्स हैं उसमें क्या होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शंस होता है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से वो उसमें हीट कंजर्व्ड होती है और साथ साथ क्या होते हैं, जो स्वेटिंग ग्लैंड्स हैं वो स्वेटिंग को रिलीज नहीं करते, सिक्रीट नहीं करते हैं। जो सिवरिंग होती है जिसकी वजह से मसल्स जो है वो हीट को जनरेट करती हैं और हीट जनरेट होती है तो जो बॉडी टेम्परेचर आपका डाउन जा रहा था अब वो बॉडी में हीट जनरेट हुई है तो एक टाइम आएगा कि हीट आपकी रिटेन्ड हो जाएगी और बॉडी का जो टेम्परेचर आपका डाउन जा रहा था वो रिटेन्ड हो गया और यहाँ पे नॉर्मलाइज हो गया। सेकेंड सिचुएशन क्या हो सकता है कि सपोज करो आपका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है, जब बॉडी टेम्परेचर हाई जाएगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा, होम्योस्टेसिस आपकी ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगी। जब ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी तो हीट का लॉस होगा, साथ साथ क्या होगा, जो स्वेटिंग ग्लैंड है वो स्वेटिंग करेंगे तो एज द फ्लूइड इवापोरेट एंड हीट इज लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी। जब इवापोरेशन होगा तो बॉडी से हीट का लॉस होगा और जो हीट का लॉस होगा दैट विल मेंटेन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट बात करते हैं कौन कौन से ऐसे कॉजेज हैं जो होम्योस्टैटिक को इम्बैलेंस करेंगे। वो हो सकते हैं आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो हमारा एक्सटर्नल हीट एंड कोल्ड हो सकता है, लो ऑक्सीजन एट हाई एल्टीट्यूड हो सकता है, बहुत ऊंचाई वाले एरियाज में जब हम जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन का लेवल डाउन होता है जिसकी वजह से हमारी होम्योस्टैटिक जो मैकेनिज्म है वो इम्बैलेंस हो सकती है। फिजिकल इंजरीज की वजह से इम्बैलेंस हो सकता है। इंटरनल फैक्टर्स की बात करें तो दैट विल बी ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन, ब्लड ग्लूकोज चेंजेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, हार्मोनल डिस्टर्बेंस। अब बात करते हैं सिस्टम्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। नर्वस सिस्टम ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, या तो फास्ट शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्सेज हैं, स्लो लॉन्ग टर्म रेगुलेशंस हैं। बोथ सिस्टम या तो इंडिविजुअली काम करेंगे या फिर ये दोनों एक साथ काम करेंगे इन दो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। नर्वस सिस्टम अभी हमने डिस्कस किया क्या करेगा, नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करेगा एंड एंडोक्राइन सिस्टम क्या करेगा, ये हार्मोन्स को सीक्रेट करेगा। फीडबैक सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे फीडबैक सिस्टम हमारा होने वाला है टू टाइप्स का, निगेटिव फीडबैक सिस्टम एंड पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। निगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या करेगा, जो भी चेंजेस हो रहे होंगे उसके अगेंस्ट काम करेगा, मतलब उसके जस्ट निगेटिव काम करेगा। अगर कोई चीज़ बहुत हाई जा रही है तो उसके अगेंस्ट काम करेगा, मतलब उसको लो करेगा, और अगर कोई लो जा रही है तो उसको इंक्रीज करेगा और उसको नॉर्मलाइज करेगा। पॉजिटिव फीडबैक क्या करेगा कि हमारी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं, ऑलरेडी जो चेंजेस हो रहे हैं उस चेंजेस को उसी वे में इंक्रीज कर देगा। मींस अगर कोई चीज़ का वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है तो उस कॉन्स्ट्रिक्शन को वो और ज़्यादा इंक्रीज कर देगा।
अगर कोई हार्मोन्स रिलीज हो रहा है तो उस हार्मोन्स के रिलीज होने के प्रोसेस को और ज़्यादा इनहेंस कर देगा। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें पॉजिटिव और निगेटिव फीडबैक में, तो निगेटिव फीडबैक क्या करेगा कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके जस्ट अगेंस्ट काम करेगा, मतलब उसके उल्टा काम करेगा। और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या करेगा कि जो चेंजेस हो रहे थे उसी के अकॉर्डिंग, उसी के साथ साथ, मतलब सेम प्रोसेस को और ज़्यादा इन्हेंस कर देगा। तो आइए डिस्कस करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द फीडबैक। वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, स्टिमुलस, रिसेप्टर्स, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। एग्जांपल्स, निगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या है, अभी हमने डिस्कस किया। डेफिनेशंस क्या हो सकती है कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं या जो स्टिमुलस जो काम कर रहा है उसके जस्ट रिवर्स, उसके जस्ट उल्टा काम करना निगेटिव फीडबैक सिस्टम है। एग्जांपल्स में बीपी ले लेंगे। यहाँ पे ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर डिटेक्टर, रिसेप्टर्स क्या करेगा, सेंस करेगा इन ब्लड वेसल्स को, कंट्रोल सेंटर में चेंजेस जो भी हुए हैं कंट्रोल सेंटर को मूव फॉरवर्ड करेगा। इफेक्टर ऑर्गन क्या करेगा, ब्लड वेसल्स में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देगा और हार्ट रेट को इंक्रीज कर देगा। लास्ट में बीपी आपका नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ निगेटिव फीडबैक सिस्टम की। अभी हमने डिस्कस किया कि निगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या हो रहा है कि स्टिमुलस जो काम कर रहा है, स्टिमुलस क्या करेगा, या तो पैरामीटर्स को डिक्रीज करेगा या पैरामीटर्स को इंक्रीज करेगा। तो अगर डिक्रीज कर रहा है तो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या करेगी, उसको इंक्रीज करेगी, मतलब जो स्टिमुलस काम कर रहा है उसके अगेंस्ट काम करके पैरामीटर्स को नॉर्मलाइज करना है, वो है आपका निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो यहाँ पे बात करते हैं निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की। होता क्या है कि जब हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, चेंजेस होने की वजह से, सपोज करो आपका बीपी इंक्रीज है, और हमने कई बार डिस्कस किया है बीपी इंक्रीज है तो क्या होगा कि जो आपका रिसेप्टर्स है वो इफेक्ट कंट्रोल सेंटर को इम्पल्स सेंड करेगा। इम्पल्स सेंड करने के बाद जो इफेक्टर ऑर्गन में, कंट्रोल सेंटर इफेक्टर ऑर्गन को कमांड देगा कि अब आपका बीपी मतलब हाई हो रहा है, इसका मतलब अब आपको ब्लड वेसल्स में क्या कराना है, वैसो डायलेशन कराना है। और वैसो डायलेशन करवाना है, जैसे वैसो डायलेशन होगा तो बीपी आपका रिड्यूस हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर बीपी आपका लो जा रहा है तो बीपी लो जाने के टाइम पे क्या होगा कि आपको वार्निंग आएगी इफेक्टर ऑर्गन में कि अब आपको ब्लड वेसल्स में क्या करा देना है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा देना है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो क्या होगा, बीपी आपका रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे बात करते हैं फ्लो चार्ट ऑफ या मैकेनिज्म ऑफ निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होगा, इन विच द इफेक्टर रिस्पॉन्स रिवर्स और negates the effect of original stimulus, maintaining the homeostasis is called negative feedback system। मीन्स इसमें क्या होता है कि जो निगेटिव फीडबैक सिस्टम है वो क्या करता है कि जो स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करता है, और स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करके उस पैरामीटर्स को नॉर्मल रेंज में लेके आता है। स्टिमुलस क्या था, जो पैरामीटर्स में चेंजेस करे, वो पैरामीटर्स आपका इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल्स ले लेते हैं हम, रेगुलेशन ऑफ बीपी, रेगुलेशन ऑफ हार्मोन्स, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। हुआ क्या कि स्टार्टिंग में स्टिमुलस ने क्या किया, आपके हार्ट रेट को इंक्रीज कर दिया। हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वेसल्स, इन सब में क्या होगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। स्टिमुलस ने रिस्पॉन्स कहाँ पे सेंड किया, रिसेप्टर्स में। रिसेप्टर्स ने किसको सेंड किया, इफेक्ट कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर ने आपके इफेक्टर ऑर्गन को रिस्पॉन्स सेंड किया कि जो बीपी है वो किस टाइप के सिग्नल से सेंड किया कि बीपी आपका हाई हो रहा है। तो यहाँ पे आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, दैट्स आर द बैरो रिसेप्टर्स। बैरो रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आपके ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स ने, वो रिसेप्टर्स ने किसको रिस्पॉन्स सेंड किया, कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर कौन है, यहाँ पे ब्रेन है। अब ब्रेन क्या करेगा, इफेक्टर ऑर्गन को आउटपुट देगा, या ब्रेन ने पहले जो सिग्नल्स आए उसको एनालाइज किया, इंटीग्रेट किया, अब ये कमांड देगा, किसको देगा, इफेक्टर ऑर्गन को, कि आपका जो बीपी है वो हाई जा रहा है। तो इफेक्टर ऑर्गन क्या करेगा कि जो आपके ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पे डायलेशन कॉज कर देगा, और ब्लड वेसल्स जैसे ही डायलेट होंगे आपका बीपी ऑलरेडी रिड्यूस होने लगेगा। और यहाँ पे बीपी आपका हाई हो रहा था, यहाँ पे लास्ट में आपका बीपी क्या हुआ,
डिक्रीज होने लगा। तो पहले तो हाई था, अब यहाँ पे लो होने लगा। तो हाई को लो किया जाएगा तो बीच की जो नॉर्मल रेंज है वो क्या होगी, स्टेबल रेंज होगी, स्टैंडर्ड लेवल होगा, मतलब एक जो नॉर्मल रेंज है उसको मेंटेन करेगा। सेम बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं तो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में अगेंस्ट काम हो रहा था और यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा था, मतलब जो चेंजेज हैं उसी चेंजेज को और ज़्यादा इन्हेंस कर देना है। तो इन विच द इफेक्टर रिस्पॉन्स इंक्रीज और स्ट्रेंथ, मतलब उसी को बढ़ा देगा। The effect of original stimulus maintaining the homeostasis is known as positive feedback mechanism या positive feedback system. मीन्स जो स्टिमुलस का रिस्पॉन्स था उसी रिस्पॉन्स को इंक्रीज कर देना, उसी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देना, किसको, जो आपका ओरिजिनल स्टिमुलस का रिस्पॉन्स था, दैट इज द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। स्टिमुलस सबको ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, क्या करेगा, चेंजेस करेगा। वो चेंजेस क्या है, यहाँ पे एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग, नॉर्मल चाइल्ड बर्थ का ले लेते हैं और क्लॉटिंग फैक्टर्स का ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्लॉटिंग इन इंजरी एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं। तो यहाँ पे स्टिमुलस है जो क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्शंस ऑफ यूट्राइन वॉल्स, जो क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्शंस होता है तो जो सर्विक्स है उसमें बेबी को डिलीवर होने के लिए क्या चाहिए, प्रॉपर स्पेस चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब वॉल उसकी क्या होंगी, नैरोइंग होगी। तो सर्विक्स का जो एरिया है उसमें स्ट्रेचिंग होगी एंड रिसेप्टर्स क्या करेंगे, उस स्ट्रेचिंग को और ज़्यादा, उस जो स्ट्रेचिंग हो रही थी वो सिग्नल्स आपके रिसेप्टर्स में जाएंगे, रिसेप्टर्स इनपुट देगा कंट्रोल सेंटर को। अब ब्रेन क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा, कहाँ पे, जो आपके इफेक्टर ऑर्गन है वो कौन से हैं, यूट्रिन मसल्स। ये इफेक्टर ऑर्गन को वो क्या कर देगा, इनहेंस कर देगा, मतलब जो स्ट्रेचिंग हो रही थी सर्विक्स की उसको वो और ज़्यादा इनहेंस कर देगा। कैसे, क्योंकि ऑक्सीटोसिन का काम ही है कॉन्स्ट्रक्शंस करना। तो ये जब उसमें और ज़्यादा स्ट्रेचिंग हो जाएगी सर्विक्स में तो प्रॉपर स्पेस मिल जाएगा किसको, बेबी बर्थ के लिए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, ऑलरेडी कई बार हमने डिस्कस किया, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ होम्योस्टेसिस, कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर अगर राइज होता है तो हमारे इम्पल्स जाते हैं नर्वस सिस्टम में, स्वेटिंग ग्लैंड एंड ब्लड वेसल्स अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं और एक टाइम आता है कि वो उसको नॉर्मलाइज कर देते हैं। दिस इज द फ्लो चार्ट एंड एग्जांपल्स ऑफ द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। दिस इज द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। हुआ स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब हमारे यहाँ पे देखिए, दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नर्व इम्पल्स फ्रॉम द सर्विक्स ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन। क्यों ट्रांसफर होंगे, क्योंकि बेबी का जो हेड ऑफ बेबी पुशेज अगेंस्ट द सर्विक्स। ये जो सर्विक्स एरिया है बेबी बर्थ के लिए प्रॉपर स्पेस चाहिए, किसके लिए, बेबी बर्थ के लिए प्रॉपर स्पेस चाहिए। अब इसमें जो सर्विक्स एरिया है इसमें स्ट्रेचिंग होती रहती है। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो ये स्ट्रेचिंग है इसी को और ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। कौन इन्हेंस करता है, जो आपका ब्रेन है वो रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन को, और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, जो आपकी ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट होता है टू यूट्रस। ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन एंड पुशेस बेबी टुवर्ड्स द सर्विक्स। ऑक्सीटोसिन बेबी को और पुश करता है ताकि उसकी प्रॉपर डिलीवरी हो सके एंड जो इसका सर्विक्स वाला एरिया था उसमें और ज़्यादा स्ट्रेचिंग करता है ताकि प्रॉपर स्पेस मिल सके फॉर द बेबी डिलीवरी। दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ द पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। इसमें पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में हमने और भी एग्जांपल्स डिस्कस कर सकते हैं, बट ये आपका बेबी डिलीवरी वाला एग्जाम्पल्स है जो आप डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट आप मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला ले सकते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में आपका क्या होता है, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारी जो फीमेल है उसकी बॉडी में एस्ट्रोजन रिलीज होता है। तो जो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है उसमें पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या करती है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो एस्ट्रोजन है उसको और ज़्यादा रिलीज करने लगती है, जिसकी वजह से जो ओव्यूलेशन और
एस्ट्रोजन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जो रिलीज होता है वो क्यों होता है, ताकि जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस है वो प्रॉपरली कंप्लीट हो सके। तो आप दोनों एग्जांपल डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, एंड दिस इज द complete mechanism of homeostasis, that was the positive feedback and negative feedback.